देखो क्या चलता है, सत्ता है। देखो क्या होता है, क्या कह सकते हैं, चेंज हो जाए तो कुछ ना कुछ तो हो जाए। कल हम लोग जो शुरू किया था उसी पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता बताया था ना आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, याद है कुछ पॉइंट उसके? नहीं याद है? याद है, और व्यवस्थित उनको कर लेते हैं आज। हाँ, वो सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सब देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है ना। इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी भी कह देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सबसे सही नाम जो इसका माना जाता है वो हड़प्पा माना जाता है। पहले ऐसा मान के चलते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के किनारे है, तो इसलिए शुरुआत में नाम सिंधु सभ्यता दे दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सिंधु सभ्यता नहीं, बल्कि जो पहला स्थान खोजा गया हड़प्पा के नाम से, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया। तो सबसे सही नाम जो है इसका हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो नाम आता है दयाराम। अब इसमें कई सारे नाम हम सुनते हैं कि अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी खोजकर्ता जो थे वो जॉन मार्शल थे, है ना। कोई कहता है कि इसके खोजकर्ता जो थे वो एक चार्ल्स वर्थ करके कुछ है। तो वास्तविकता में सही नाम जो आता है वो आता है दयाराम साहनी का। जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल क्या थे? उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे। तो उनके डायरेक्शन में, उनके गाइडेंस में इसकी खोज इन्होंने शुरू की थी। मांटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर आता है ये हड़प्पा, जो पाकिस्तान में आता है। जॉन मार्शल ने ही इसे सबसे पहले नाम दिया था सिंधु सभ्यता के नाम से। ठीक है, अब कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए हैं, कुछ हिस्से जो है वो भारत में आ गए हैं, है ना। तो ऐसे करके कुछ चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अब आता है कि ये सभ्यता कितनी फैली हुई थी, इसका विस्तार कैसा क्या था, तो हमने कल देखा था। तो इसका अगर हम विस्तार देखते हैं तो हमें यहाँ ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है, ये कुछ वो स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो अब इसमें वो चारों दिशाओं में सबसे लास्ट एक्सट्रीम वाले पॉइंट याद कर लो, वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखो हमेशा बताया था कि मैप में ऊपर की ओर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ आएगा, आपके राइट हैंड की साइड में ईस्ट होता है और इधर आ जाता है वेस्ट। अब यहाँ पर जो आता है सुतकांगेंडोर, ये पश्चिम दिशा में आ जाता है, इस साइड में ना। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा जो उससे ईरान अफगानिस्तान से जुड़ता है। पूर्वी स्थान जो है वो आलमगीरपुर आता है, मेरठ के पास। उत्तर में सबसे उत्तर में स्थान है मांडा, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में आता है दैमाबाद। ये बताए थे चारों, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो एरिया है वो लगभग 12,99,000 कुछ किलोमीटर है। तो राउंड फिगर में हम इसको 13 लाख कह सकते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि शुरुआती जो जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो फैक्ट आपको सही से रटते हैं। प्रारंभिक जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। एक प्रश्न आ चुका है जहाँ इनको लेकर के भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि यहाँ कोई प्राचीन वो सभ्यता हो सकती है। तो 1826 में इनके द्वारा सबसे पहले जानकारी दी, लेकिन ये तब सामने नहीं आई थी सभी के, है ना। नेक्स्ट 1921 में इसकी खोज हुई थी, तब दयाराम साहनी आ जाते हैं। तो हड़प्पा जो है स्थान है वो खोजा गया था, इसलिए ये हड़प्पा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब कंफ्यूजन ये पैदा हुआ इतिहासकारों के सामने कि इसका सही समय क्या है, हड़प्पा सभ्यता जब थी किस समय थी, कितने साल पुरानी थी। तो उसको लेकर के अलग अलग कंफ्यूजन चलते हैं, अलग अलग विद्वान इस पे अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे जॉन मार्शल जो हैं वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में रही होगी। नाम के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तब तो हमें ये रटना पड़ेगा कि जॉन मार्शल के अनुसार इन्होंने ये बताया था।
संभावना हम ये व्यक्त करते हैं कि वो नाम के स्थान पर वो एक सही साइंटिफिक मेथड या सर्वमान्य तिथि क्या है वो पूछें। तो हम 4-5 लोगों के नाम भी देख लेंगे। सही मेथड रहता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कैसे काम करता है थोड़ा सा समझ लो। कार्बन जो है ना, इसके आइसोटॉप्स होते हैं समस्थानिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, एक कार्बन होता है 12 और दूसरा एक कार्बन होता है 14। अब ये 12 और 14 क्या होते हैं, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान जिसे कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एटॉमिक मास, है ना। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितने प्रोटॉन हैं या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको काउंट कर लो तो वो हो जाता है एटॉमिक नंबर। कार्बन में पता चला कि प्रोटॉन है 6 और उसमें न्यूक्लियस में, नाभिक में उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन पाए गए, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास हो गया 12। कुछ कार्बन के ऐसे न्यूक्लियस भी मिले जहां पर 6 प्रोटॉन तो वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो थे वो 8 मिले, तो इसलिए उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 14। तो ये जो आइसोटोप्स है ना, ये वाला भी मिलता है। अब क्या होता है ना कि जैसे पर्यावरण में CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन में 12 वाला कार्बन भी है और 14 वाला कार्बन भी है, ये फिक्स है। और ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है यानी कुछ समय के बाद इसमें डिके, क्षरण होता रहता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये रहता है कि अल्फा, बीटा, गामा, ये जो रेडिएशंस हैं ये निकलती रहती हैं। अब कार्बन जैसे आज मान लो आपने इसकी मात्रा 10 ग्राम चेक की, कौन से वाले कार्बन की, 14 वाले की, इसकी मात्रा 5 ग्राम रह जाएगी क्योंकि इसका क्षरण होता है, डिके होता है ना। वो कितने साल में, लगभग 6370 साल में इसकी मात्रा जितनी है उसकी आधी रह जाती है। इसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल। अब 5 ग्राम से घट करके कितनी रह जाएगी, 2.5 ग्राम, फिर इतना ही समय लगेगा। फिर 2.5 ग्राम से घटकर 1.25 ग्राम, इसमें भी इतना साल लगेगा। तो अब हुआ क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में, जैसे पेड़ पौधों की हम बात करें, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये वातावरण से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, पानी मिलता है और इसके बाद ये क्या कर लेते हैं, ये ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों के अंदर हमें जो है ना वो ग्लूकोज मिलता है। उस ग्लूकोज में कार्बन 14 की मात्रा हम ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि वो कितनी है। आज जो पौधा है उसकी कितनी है, चूंकि उसमें क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगातार चल रही है, तो उसमें कार्बन 12 और 14 का रेशियो फिक्स है। अब पुरानी चीजें जो है, मान लो पौधा खत्म हो गया, मर गया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो बंद हो गई, उसमें कार्बन 14 की मात्रा आधी रह गई होगी, तो 6370 साल लगे होंगे, उससे कितनी रह गई। ऐसे करके वो साइंटिफिक मेथड जो है उसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। पता चला कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में होगी। BF लिबी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये पॉइंट याद हो जाएगा, समझ पाए जितना मैंने कोशिश की इसको आपको। अब नए जो आंकड़े हैं वो भी इसमें बात करते हैं, तो कुल मिलाकर के इसका जो सही काल तो वही आ गया 2500 से 1750। लेकिन हर सभ्यता क्या होती है कि पहले उसमें धीरे धीरे विकास रहा होगा, फिर पीक पर पहुंच गई होगी, फिर पतन हुआ होगा। तो ये कहते हैं कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2200 से लगभग इतने के बीच में अपने चरम पर थी, यानी सब कुछ एडवांस लेवल की हुआ करती थी, है ना। अर्नेस्ट मैके नामक विद्वान, ये भी इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका कार्यकाल 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 होगा। माधव स्वरूप वत्स जो है वो अपना अनुमान लगाते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व रही होगी। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, उनमें से आप जितना याद कर सकते हो आपकी श्रद्धा है और आपकी कैपेसिटी। मेरा मानना आपको ये रहेगा कि आप रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है, जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व की वकालत करता है, उसे जरूर याद कर लेंगे।
बाकी मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या बोला, फेयर सर्विस, फेयर चाइल्ड, सीजे गैंड, ये सब कहते हैं। जितने याद हो जाए आपकी इच्छा। कभी कोई क्वेश्चन आ गया भटकाने वाला, तब एक एक ऑब्जेक्टिव की 2-2 नंबर की वैल्यू रहती है, कट ऑफ 1 नंबर से चला जाता है तो बहुत दुख होता है। तो याद कर सकते हैं तो जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एरिया जो बताया था आपको कि ये लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। पश्चिम में सबसे लास्ट वाला सुतकांग इंडोर था, बलूचिस्तान के पास आता है। पूर्व में आलमगीरपुर है। उत्तर में जो है वो कौन सा है, मांडा है। और दक्षिण वाला देमाबाद। और ये सब एरिया हो जाता है। इसका भी आइडिया लग गया। नेक्स्ट, अब ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थान हैं, कुछ स्थान जो पाकिस्तान में है, बहुत चर्चित हैं। तो जैसे पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदारो, हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है। चनूदड़ो, बालाकोट, कोट दीजी, आमरी, डेरा इस्माइल खां, ये कुछ प्रमुख साइट हैं जो पाकिस्तान में है। भारत में भी कुछ साइटें मिली हैं। तो भारत की प्रमुख साइटों में जैसे रोपड़ आता है, मांडा आएगा, आलमगीरपुर आएगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी। ये धौलावीरा और राखीगढ़ी को मैं और बताऊंगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये 2 नाम बहुत जरूरी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से तो पूछ चुके दुनिया भर का। एक राखीगढ़ी, यही समझ लो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्थान थे, नगर थे, उनको चारों ओर क्या किया गया था, बाउंड्री से घेरा गया था। और उसके 2 टीले होते थे, यानी 2 भाग होते थे, एक आम लोगों के लिए, एक वीआईपीज के लिए। धौलावीरा ऐसा स्थान है जहां क्या देखने को मिला, ये सबसे बड़ा स्थान था। राखीगढ़ी को किले के अंदर किले की संज्ञा दी जाती है, यानी इस नगर को दीवार से घेरा गया है। हर घर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। तो आगे इसको और डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे। अब प्रमुख साइट में हम देख लेते हैं, पहले मोहनजोदड़ो को समझ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में एक इतिहासकार है, नाम है उनका स्टुअर्ट पिगट। वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या थे, इस सभ्यता की ट्विन कैपिटल, यानी 2 जुड़वा राजधानियां थी, है ना। तो किसने कहा है ये जुड़वा राजधानियों के बारे में, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, याद कर लेंगे। अब प्रश्न आता है कि इस सभ्यता के लोग कौन थे। काल पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, तो इस सभ्यता के लोग कौन थे, इस बात को लेकर के भी इतिहासकारों में एक रूपता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो थे आर्य थे, कुछ कहते हैं कि नहीं ये द्रविड़ थे, कुछ कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता के थे। अब कैसे पता चलता है, चूंकि इस सभ्यता के बारे में कोई ग्रंथ नहीं है जिससे पढ़कर हम जानकारी ले सकें। तो अब वहां हमें जो खंडहर प्राप्त हुए, जो मानव कंकाल मिले, उन कंकालों की खोपड़ी, स्केल की लंबाई चौड़ाई याद करके जो वहां बर्तन मिले, उन सबसे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग किसको बिलोंग करते होंगे। तो 4 प्रजातियों से इनका संबंध है। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरा आता है भूमध्य सागरीय, तीसरा आता है अल्पाइन और चौथा आता है मंगोलॉइड। यानी इस सभ्यता के लोग इन 4 से समानता रखते हैं। कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, कुछ भूमध्य सागरीय, कुछ अल्पाइन, कुछ मंगोलॉइड। अब होता, मान लो मैं स्टूडेंट होता, क्लास में बैठा होता, तो यहाँ तुरंत प्रश्न आता कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय क्या होते हैं, अल्पाइन क्या होते हैं। चूंकि जिज्ञासा है पढ़ते समय। अब प्रश्न, सारे प्रश्नों के उत्तर एट ए टाइम देना भी एक थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर हम विषय से भटक जाते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए ये समझ लो कि ये कुछ प्रजातियां हैं जिनको हम आगे जब पढ़ेंगे भूगोल में तो इनकी विशेषताओं पे चर्चा कर सकते हैं। कुछ लोगों का रंग पीला होता था, है ना, उससे जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये समझ लो कि हाँ, ये इस प्रकार की प्रजातियां थी जो इन प्रजातियों से मैच करती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अपनी मान्यता है। इसको लेकर के भी देख सकते हो कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि ये लोग आर्य थे। गॉर्डन चाइल्ड वो मानते हैं कि ये लोग सुमेरियंस थे। राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि ये लोग द्रविड़ थे। और मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि ये दस्यु या दास, कंफ्यूजन हो गया, अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हैं, एक जैसा विचार तो कहीं हमें देखने को नहीं मिला। तो सबसे सही मत क्या है, सबसे सही मत है वो ये माना जाता है कि ये लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे और द्रविड़ थे, है ना। अधिकांश विद्वान इस बात को मान लेते हैं। क्लियर है?
अभी जो है साउथ में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, वो आप राहुल द्रविड़ से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना, उनसे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे, वो भी एक प्रकार की नस्ल से रहता है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ही है कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्बन। अब नगरीय सभ्यता कैसे थी, किस आधार पर थी, तो सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं की गई थी, यानी यहां पर प्लान्ड सिटी थी, नगर नियोजन, यानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि नगर की योजना बनाई गई थी। यहां पर सड़कें सीधी होती थी और सामान्य रूप से समकोण पर ये काटती थी, है ना, एक दूसरे को राइट एंगल 90 डिग्री पर काटती थी। ऐसा लगता था कि पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछा दिया गया, जिसे हम ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। जैसे ग्रिड ऐसे करके बना दो, चेस के खानों के जैसे होती थी, है ना, ये याद रखना। दूसरा है कि जो नगर थे, नगर में प्रवेश पूर्व से होता था, है ना। अब पूर्व से मान लो ये सड़क जाती है, अब ये सड़क जहां दूसरे से काटेगी उस चौराहे को नाम दिया गया है इतिहासकारों ने ऑक्सफोर्ड सर्कल। कभी पूछें तो, अन्यथा हमें इसकी आवश्यकता नहीं। ओके, नेक्स्ट, नगर होने के लिए जरूरी होता है कि पानी की व्यवस्था, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली, जो उस समय की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिली है। यानी यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सड़क के दोनों किनारे पर नालियां बनाई गई हैं, उन नालियों से घरों को जोड़ा गया है ना तो जिससे घरों का पानी छोटी नालियों से होकर बड़ी नालियों में जाता था। नालियों को भी ढक करके रखा गया, कवर्ड करके रखा गया। और इतना ही नहीं कि जो नालियां हैं, नालियों के नीचे बॉटम में जगह जगह सोखते बनाए गए हैं, जिससे कि पानी अंडरग्राउंड चला जाए, है ना। तो ईंटों का, मोर्टार, चूना, जिप्सम, ये सब चीजें जो रहती हैं उसका प्रयोग करके बनाई जाती थी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, अब आता है कि नगरीय नियोजन है तो घर भी अच्छे बने होंगे। तो जो बिल्डिंगें थी वो बिल्डिंगें एक कुछ मंजिल, 2 मंजिला भी मिली है, 3 मंजिला भी कुछ जगह मिली है। घर बनाए गए थे उपयोगिता की दृष्टि से कि हमारे उपयोग में क्या आएगा। तो घर में 1-2 कमरे होंगे, मेहमानों के लिए भी कमरा होगा, रसोई घर होगा, स्नानागार होगा। तो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग करके घर बनाए गए हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पर ध्यान देना है, कालीबंगा और रंगपुर, यहाँ कच्ची ईंटें मिलती हैं, मगर अधिकांश जगहों पर पक्की ईंटें। पक्की ईंटें मतलब लोगों को पता था कि हम मिट्टी से बनी हुई ईंटों को भी पका सकते हैं। भट्टे जो रहते हैं ना, जैसे इसमें दिया गया, इन ईंटों को पका करके उनका प्रयोग करते थे, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती। कच्ची ईंट होगी तो पानी से ही वो बेकार बह जाएगी मिट्टी उसकी। अब जो ईंटें बनती थी वो ईंटें भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनती थी, उनका अनुपात, यानी ईंट लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई तो 4:1 के रेशियो में देखने को मिलती थी। मुख्य बात यही है, कुछ जगहों पर गोलाकार ईंटें भी मिली हैं। वैसे ईंटों का शेप जो रहेगा वो आयताकार रहेगा ना, कुछ जगहों पर गोलाकार ईंटें देखने को मिली है, लेकिन वो बहुत कम, ये याद रखना। अब हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे उनको 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक प्राचीर युक्त दुर्ग टीला के नाम से जानता था, एक नगर टीला के नाम से जानता था। नगर टीला जो है उसमें आम लोग रहते थे, दुर्ग टीला जो है उसमें जो प्रभावशाली लोग थे। वो धौलावीरा की विशेषता जो थी वो ये कि ये 3 भागों में बटा हुआ था। बाकी नगरों का विभाजन 2 भागों में, बट धौलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। घरों का निर्माण हो गया, 4-5 कमरे होंगे, आंगन होगा, रसोई घर होगा, स्नानागार होगा, और पीने के पानी की व्यवस्था जरूर होगी। कुआं, बावड़ी, कुछ ना कुछ जरूर वहां पर किया जाएगा। फिर मुख्य विशेषता हमें देखने को मिलती है ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार। सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार, वो मूवी आई थी उसमें ये दिखाया गया था स्विमिंग पूल, तो वैसा ही खुदाई में मिला हुआ है। ये खुदाई में मिली हुई पिक्चर है, मतलब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो स्नानागार है सब कहाँ मिला है याद रखना, कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाएगा, हड़प्पा में मिला या मोहनजोदड़ो में। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है,
है ना। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के साथ साथ अन्नागार, ग्रेनरी या गोदाम कह लो, वो भी मिला हुआ है, अनाज को स्टोर करने के काम आता था। और भी जगह मिले हैं, हड़प्पा में भी मिला हुआ है ना। तो यहाँ जो हड़प्पा में मिला है वो 12 कमरों के रूप में मिला है। यहाँ 6 बाई 6, देखो एक रूम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही सामने बने हुए हैं। ठीक, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख बातें हो गई, ग्रेट बात, महत्वपूर्ण था। आगे और मिलेगा, वहां से कुछ सील मिलेंगी, नृत्य मूर्तियां मिलेंगी, वो सब धीरे धीरे आ जाएगी। हड़प्पा पे आते हैं। हड़प्पा ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में आता है, माउंटगोमरी जिले, रावी नदी के बाएं तट पर। अब यहाँ लिखा बायां तट, नदी का बायां और दायां क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट देवराज? नदी का लेफ्ट और राइट क्या होता है? नींद आ रही है? नदी का लेफ्ट और राइट क्या होता है? जिस तरफ से बहती है, साइड लेफ्ट, साइड राइट। चलो मैं बताता हूं, मान लो ये नदी है, इधर से पानी इधर जा रहा है, तो इसका राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा? ये वाले किनारे को क्या नाम दूं, राइट या लेफ्ट? पानी इधर से इधर बह रहा है, ये वाला किनारा क्या कहलाएगा, राइट या लेफ्ट? सर वो कहलाएगा लेफ्ट। लेफ्ट। और ये वाला हो जाएगा राइट। क्योंकि इधर से राइट साइड प्रभावित होती है। सही है कि गलत है? गलत है। नदी जिस तरफ प्रवाहित होती है उस तरफ अपना फेस कर लो, आपका राइट नदी का राइट, आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट। तो बस ये कहां मिला है? नदी के लेफ्ट जो तट है, लेफ्ट किनारे पर मिलता है। हड़प्पा के बारे में जानकारी चार्ल्स मैसन यहीं से देते हैं कि यहाँ कोई सभ्यता होगी, मगर खुदाई वास्तव में दयाराम साहनी ने की हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा भी 2 भागों में डिवाइड है, यानी 2 टीले के रूप में इसे जानते हैं। तो इसमें याद रखना कि पूर्वी टीला जो है उसे नगर टीला कहा जाता है, पूर्वी ईस्टर्न साइड में, और पश्चिमी टीला जो है उसे दुर्ग टीला कहते हैं। ये याद रखना। हड़प्पा से हमें 12 कमरों वाला गोडाउन मिला है, अन्नागार या ग्रेनरी कहते हैं। मैंने दिखाया था ना 6-6 कमरे, टोटल 2745 वर्ग मीटर से ज्यादा स्पेस हो जाता है। हड़प्पा में एक कब्रिस्तान भी मिला है, उस कब्रिस्तान को इतिहासकारों ने नाम दिया है R37। इतिहासकारों ने नाम दिया है, वहां पर कोई नाम नहीं है, तो R37 नाम से एक कब्रिस्तान मिला है। प्रश्न आए तो हम याद रखेंगे। यहां पर क्या हुआ है कि वहां कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी मिलता है ना। तो ये तो हो ही गया अन्नागार। अब हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो थे, सील या मोहर जिसे कहते हैं, बड़ी संख्या में यहां से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, जिस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अभिलेख युक्त मोहरें, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा संख्या में हड़प्पा से प्राप्त हुई है ना। मजदूरों के रहने की अभी बताई दिया आपको, अब दुर्ग टीला और नगर टीला बताई दिया आपको। ठीक, अन्य क्या चीजें महत्वपूर्ण? तो एक बर्तन पर यहाँ मछुआरे का चित्र बना हुआ, एक बर्तन ऐसा है जिसपे फिशरमैन, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि हाँ इनको मछली पालन सब के बारे में भी जानकारी रही होगी। शंख का बना हुआ बैल मिला हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, वो है ये कि स्त्री के गर्भ से यानी उसके उदर से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो माना जाता है कि ये लोग पृथ्वी को उर्वरा देवी मानते हुए उसकी उपासना करते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे। पीतल का बना हुआ इक्का मिलता है, प्लस ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ, इनके अवशेष मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ हो जाता है कि वो जो सील जिसके में महिला का चित्र है, जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। हड़प्पा से मिलने वाली बातें ये है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है मृतकों का टीला, है ना, माउंट्स ऑफ डेड बोलते हैं। ये कहाँ है? तो ये सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे मिला है। खोज किसने की थी? 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। यहां से प्राप्त एक तो ग्रेट बात आपको बताया था, विशाल स्नानागार, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसकी अगर कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछे तो ये है 11, 7 और 2, लेकिन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
यहाँ से और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो में सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई थी, सबसे ज़्यादा यहीं पर सड़कों का जाल मिलता है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो के बारे में कहते हैं कि यहाँ कोई राजा नहीं था, लोगों के द्वारा खुद शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी, है ना। तो वो सारे चीज़ें वहाँ पर भी मिलती हैं जो हड़प्पा में मिली थी। ठीक, अब यहाँ एक बात याद रखना कि दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। दुर्ग टीला से मतलब क्या है? जहाँ वीआईपी लोग रहते थे। तो स्तूप टीला क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ खुदाई में स्तूप मिला है जो कुषाण शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था। कुषाण वंश के शासक तो बाद में आए, तो उनके द्वारा जो वहाँ खुदाई की गई तो वो स्तूप मिला, इसलिए इसको स्तूप टीला कह देते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि इनमें से स्तूप टीला कहाँ मिलता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, तो आपको याद रखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो। अन्य प्रमुख चीजों में क्या आता है? तो अन्य आता है कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति। एक डांसिंग पोस्चर में एक फीमेल, उसकी मूर्ति यहाँ पर जो कांसे की बनी हुई है। और एक योगी, यानी एक सील पर क्या है? एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठा है जिसके 3 नेत्र हैं, आसपास अन्य जंगली जानवर बने हुए हैं, तो संज्ञा दी जाती है कि वो ये लोग पशुपतिनाथ शिव होंगे, है ना। फिर यहाँ से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, ये सब अन्य चीजें मिलती हैं। ये याद रखना, घोड़े के दांत के जो अवशेष हैं वो मिले जरूर हैं, लेकिन इनका हड़प्पा सभ्यता से लेना देना नहीं है, क्योंकि हड़प्पा वासियों को ना तो लोहे का ज्ञान था और ना ही घोड़े का ज्ञान था। ये उसके बाद वाली सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो 2 स्थान ये हो गए। और इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या आ जाती हैं? पूछा जाए कि सूती या कपास के कपड़े का टुकड़ा, तो ये पूछ सकते हैं वो हड़प्पा से ही, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है ना। नेक्स्ट, ग्रेनरी हो ही गया, कमरे हो ही गए, डांसिंग गर्ल पोस्चर कांसे की बनी हुई मूर्ति बताई दिया आपको। नेक्स्ट, अब आते हैं चनूदड़ो, प्रमुख स्थान हड़प्पा का। तो ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में आता है। इसकी खोज जो थी मजूमदार ने की गई थी। आगे चलकर और भी इतिहासकार इसमें जुड़े रहे। ये एक ऐसा स्थान है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तो मिलते ही हैं, लेकिन प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति का मतलब है हड़प्पा के पहले की संस्कृति, उसके भी अवशेष मिलते हैं, जिसे जूकर या झांगर संस्कृति के नाम से जानते हैं। ना तो हड़प्पा से मिले वो, ना मोहनजोदड़ो से मिले वो, कहाँ से मिले? चनूदड़ो से मिले हुए हैं, है ना। ये याद रखना। यहाँ के लोगों के बारे में माना जाता है कि ये स्किल्ड वर्कर थे, कुशल कारीगर थे, इसलिए ये सील भी बनाते थे, मोती भी बनाते थे, है ना। इसकी चीजें मिली है। अब यहाँ से जो मिलने वाली है कि मिट्टी का बना हुआ एक अलंकृत हाथी, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान, मिट्टी कुछ ऐसी रही होगी चूना कैल्शियम टाइप की कि वहाँ से कुत्ता बिल्ली निकले होंगे, गीली रही होगी, बाद में सूख गई, वो खुदाई में एजिट प्राप्त हो गई। सौंदर्य प्रसाधन संबंधित कुछ चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे अनुमान लगाते हैं कि ये लोग अपने आप को ठीक से रखते होंगे, है ना। तो चनूदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार, वक्र का मतलब होता है कर्व, है ना, आयताकार नहीं, वक्राकार, गोलाकार कह सकते हो, वैसी ईंटें भी प्राप्त होती है। यहां से कोई ऐसा नहीं था कि दुर्ग टीला, नगर टीला, तो ऐसी कोई चीजें प्राप्त नहीं हुई है। तो ये चनूदड़ो के बारे में प्रमुख बातें हो गई कि कोई टीला नहीं मिला है। ठीक, प्री हड़प्पन, हड़प्पा के पहले की सभ्यता, वो भी मिल जाती है। और बस लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, वो यहां से मिल जाती है। अब कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो तट यानी कि बंदरगाह के रूप में भी काम आते थे, तो उनमें सबसे प्रमुख है लोथल। लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का वो स्थान है जो व्यापार के काम में आता था। यह अहमदाबाद में आता है, भोगवा नदी के तट पर है। खोज डॉक्टर RS राव के द्वारा की गई थी। यहाँ से पश्चिमी एशिया और अन्य देशों के लिए व्यापार करते थे, है ना। लोथल आज भी बंदरगाह है गुजरात में। तो डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज, बड़ी नाव कह लो, उस समय उनके रुकने का स्थान जो रहता था उसको डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से धान, बाजरा प्लस फारस
उसकी मोहरें मिलती हैं, है ना। 3 युगल समाधियां यानी 3 लोगों को जोड़े में दफनाया गया है, वो भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये रटने की चीज है। यहाँ से बड़ी संख्या में बांट नापतोल की वस्तुएं मोहरें प्राप्त होती है। सुन रहे हो कि नींद में झूम रहे हो? हाँ, बंद कर दूं? नेक्स्ट, वनवाली की खोज। अब आगे वाले इतने ज्यादा विशेष हैं नहीं। RS बिष्ट ने की थी, हरियाणा में आता है। यहाँ पर भी जल निकास प्रणाली अच्छी थी, है ना। अच्छी नहीं थी वनवाली में जल निकास प्रणाली अन्य सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी का बना हुआ हल है, सरसों के ढेर हैं, सेल खड़ी मिट्टी, इन सब की जो मोहरें मिलती हैं वो। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर प्राप्त हुई है ना। घर यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने हुए थे, जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो ये सब चीजें कालीबंगा से हो जाती हैं, कालीबंगन या कालीबंगा। धौलावीरा, ये खुदाई में काफी बड़ा स्थल प्राप्त हुआ। 1990-91 में RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ ये जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी सब ज्यादातर 2 भागों में। ये 3 प्रमुख भागों में 2 भाग जो थे आयताकार दुर्ग या प्राचीरों से सुरक्षित थे, और तीसरा जो है वो अलग था। तो ऐसी कहीं व्यवस्था देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है ना। तो धौलावीरा के बारे में ये चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है राखी गढ़ी के बारे में यही था कि वो किले के अंदर किले की संज्ञा दी जाती है। हर पूरे के पूरे नगर को भी बाउंड्री से कवर किया गया था, और हर घर के बाहर भी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। तो ये हो गए हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख स्थान और जो उनकी पर्टिकुलर चीजें थी वो। अब पूरी होल सभ्यता हम इनकी विशेषताएं देखते हैं, सामाजिक विशेषताएं। तो सामाजिक विशेषताओं की जब बात करेंगे तो ये लोग जो हैं मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि वो ऐसे ज्यादातर चित्र बने हैं जहां महिलाओं के चित्र ज्यादा थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि मात्र सत्तात्मक होगा। जैसे अभी हमारा समाज जो नॉर्थ में है वो पितृ सत्तात्मक है, पिता की सत्ता चलती है। 3 शब्द आते हैं, एक आता है जिसे कहते हैं पितृ सत्ता, दूसरा आता है पितृ स्थानीय, और तीसरा आता है पितृवंशज। ये आपके उसमें मुख्य परीक्षा में सोशियोलॉजी के पार्ट भी है। तो पितृसत्ता यानी परिवार की मुखिया जो है कौन होगा? पिता। पितृस्थानीय यानी शादी के बाद लड़की या तो पति के घर जाएगी, यानी पति अपने पिता के साथ रहता है, तो वो पितृस्थानीय हो गया कि विवाह के बाद वो कहाँ रहते हैं। पितृवंशज यानी वंश परंपरा किसके नाम से चलेगी, माँ के नाम से चलेगी या पिता के? तो पितृवंशी है तो पिता के में चलेगी। ये मात्र सत्तात्मक है, यानी परिवार की मुखिया माँ हुआ करती थी। ये हमें यहाँ की सभ्यता से पता चलता है। इनके समाज की सबसे छोटी इकाई, जैसे आज भी समाज में परिवार होती है, तो यहाँ पर भी परिवार ही सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। 4 वर्गों में इनके समाज को हम बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 वर्ग? नहीं, वो तो प्रजातियों में वर्गीकरण है, समाज में। तो इनके समाज में एक वर्ग योद्धा के रूप में, दूसरा वर्ग आता है पुरोहित के रूप में, तीसरा आता है व्यापारी के रूप में, और चौथा आता है श्रमिक के रूप में, है ना। तो ये 4 वर्ग हमें उनके समाज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कि ये लोग जो वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो सूती विश्व में सबसे पहले कपास की जानकारी इन्हीं को थी, और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। खान पान की बात करें तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, दोनों प्रकार के भोजन का ये प्रयोग करते थे। सौंदर्य प्रिय थे, इसलिए जो सौंदर्य प्रसाधन संबंधित चीजें जो मिली, कॉस्मेटिक्स जो चीजें मिली, उससे पता चलता है कि ये लोग अपने सौंदर्य पर विशेष ध्यान देते थे। लिपस्टिक, आईना, कंघी, काजल, आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। आभूषणों में कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके, चूड़ियां, ये सब चीजों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं पर अगर चलते हैं तो धार्मिक की बात करें, यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है।
ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, अनुमान लगाया जाता है। ये पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे, अनुमान लगाया जाता है ना। इसके अलावा पशु, जल, इन सब की भी वो पूजा करते थे। तो मोहनजोदड़ो से जो सील कोई मोहर बोलते हैं, ये कोई सिक्का नहीं है, मुद्रा नहीं है, जो बनती थी स्टीएटाइट की। स्टीएटाइट मतलब सेल खड़ी, कैरम खेलते हो ना, वो पाउडर छिड़कते हैं, बस उसी से मिलता जुलता। तो वो जो सील है उसमें एक व्यक्ति जिसके 3 मुख, 3 नेत्र ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, 3 सींग है ना, ये उसे पशुपतिनाथ शिव या रुद्र की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर स्वास्तिक, चक्र, सूर्य पूजा, इन सब के भी साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड मिले हैं बड़ी संख्या में कालीबंगा से। तो हवन कुंड मतलब कुछ धार्मिक अनुष्ठान तो करते थे, है ना। अग्नि पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर नाग की आकृतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन है ना, और पृथ्वी की पूजा करते थे, ये सब है। मंदिर का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तो धार्मिक विशेषताएं हो गई। अब आते हैं इनकी आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं तो आर्थिक रूप से ये लोग कृषि कार्य भी करते थे, गेहूं, चावल, कपास, सब्जी, इन सब का उत्पादन भी करते थे। कपास का सबसे पहले उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया है ना। यूनानियों ने इसी कारण से इसे सिंडोन नाम भी दिया हुआ है। ठीक, हल ऐसा नहीं था कि आज के सेट पे लोहे का बना हो या लोहे का उसमें ऊपर से कवर लगाओ। मिट्टी के हल का प्रयोग करते थे, पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे, पशुपालन भी करते थे, है ना। यानी कृषि, पशुपालन के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का काम भी करते थे। व्यापार तो बैलगाड़ी से, नाव से, इन सब से वो व्यापार का काम भी करते थे। लोथल प्रमुख व्यापारिक नगर था, बता ही दिया। ठीक, नेक्स्ट आता है, इनका व्यापार सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं था, देश के बाहर भी। तो देश के बाहर यानी मिस्र में भी देखने को मिलेगा, मेसोपोटामिया, मध्य एशियाई देशों के साथ भी इनका व्यापार होता था। कैसे पता व्यापार होता था? क्योंकि यहाँ की चीजें वहां मिली, वहां की चीजें यहाँ मिली, तो बिना आए जाए तो संभव ही नहीं था ना, है ना। तो इनका ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन और किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे? तो कीमती पत्थर हो गए, धातुएं हो गए, सीपियाँ हो गए, हाथी दांत हो गए, इन सब का व्यापार करते थे। लोथल प्रमुख है ही। इसके अलावा रंगपुर, सुतकांगेंडोर, सुतकाको, प्रभासपट्टन, ये प्रमुख इनके बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? व्यक्ति का अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार करने के इनके 3 तरीके थे। मोहनजोदड़ो में ये 3 तरीके देखने को मिले। पहला है पूर्ण रूप से दफना देना। दूसरा है कि हाँ, आंशिक दफन, यानी कुछ हिस्सा जो बाहर आ गया वो फिर क्या कर देते थे, पशु पक्षियों के खिलाने, पहले पशु पक्षियों को खिलाने के लिए छोड़ दिया, बचा तो उसको दफना दिया। और तीसरा था शव दहन करना, है ना। तो ये 3 प्रैक्टिस करते थे। एक है दफनाना, एक है जलाना, और तीसरा है कि पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया, बचा हुआ है उसे दफना दे। ऐसा था। अब इनके यहाँ कई सारी चीजें मंगाते थे दूसरे देश से, इससे भी शायद कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो देखो, एक तो आता है टिन। टिन ये अफगानिस्तान और ईरान से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। शीशा, लेड जिसे बोलते हैं, अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से। सेल खड़ी जिसकी सील मोहरें बनाई जाती थी, ये यहीं मिलता था भारत में ही। गोल्ड ईरान से मंगाते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे। ये जो सभ्यता है, यहाँ पर कांसे का भी प्रयोग हुआ है। कांसा ये मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में तांबा होता है और टिन, इनको मिलाकर, तो तांबा तो ये राजस्थान की खेतड़ी माइन से मिल जाता था और टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये एक प्रीसियस स्टोन है, लाजवर्द मणि जिसे कहते हैं, मेसोपोटामिया, ईरान से मंगाते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की विशेषता है मोहरें, सील, यानी लगभग 2000 से अधिक सीलें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 500 मोहनजोदड़ो। फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पा से सबसे ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो हैं अलंकृत। नंबर ऑफ बात करें ज्यादा तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना। ये याद रखना। अब इन सीलों पर क्या होता था, कुछ लिखा हुआ है और कुछ किसी न किसी जानवर की आकृति बनी है। सबसे ज्यादा एक सिंगी सांड कह लो, बैल कह लो, वो जिसका एक सींग होता था, वो बनी हुई है सबसे ज्यादा, है ना। ये देखो इसमें। और अन्य, अब इन सीलों का आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सीलें
आयताकार, वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। बेलनाकार जो सीलें थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई जाती थी, सिलेंड्रिकल जो थी वो दूसरे जगह की थी, है ना। तो इनको बनाने के लिए वही स्टीएटाइट या सॉफ्ट स्टोन जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं तो वो मिली है, तो 64 तो मिले हैं, 64 मूल चिन्ह, कुछ इस तरीके के लेटर वहां मिले हैं। 250 से 400 जो हैं वो शब्द मिले हुए हैं। अब ये कैसी थी, कल भी बताया था कि इसमें क्या करते थे, एक लाइन लेफ्ट टू राइट है, दूसरी राइट टू लेफ्ट है, कहीं पर चित्र बने हैं, कहीं पर अक्षर है, तो इसे पिक्टोग्राफ भी कह देते हैं, इसे वेस्ट्रोफ्रेंडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वही सब विशेषताएं हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे। जैसे कालीबंगा, वहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। लोथल की विशेषता है कि ये बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो की विशेषता है एक बृहद स्नानागार मिला था। धौलावीरा ये है कि ये 3 भागों में विभाजित था। रोपड़ की बात ये है कि यहाँ पर नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता तीनों के अवशेष हैं और एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। मोहनजोदड़ो के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट आता है आमरी। आमरी भी एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर गेंडा राइनोसोरस जिसे बोलते हैं, एक सींग वाला, वो उसके अवशेष मिले हुए हैं। इसके अलावा तांबे की बनी हुई स्केल ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कंघी हड़प्पा से मिली है। वक्राकार ईंटें, गोलाकार ईंटें चंदूदड़ो से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। मनका यानी मोती बनाने का कारखाना चंदूदड़ो, लोथल। फारस की मुद्राएं, मोहरे, लोथल, क्योंकि बंदरगाह था वहां से प्राप्त हुई है। फिर आता है 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। लोथल में 3 ऐसे कब्र मिली थी जहां 3 युगल शवदहन किए गए थे। मिट्टी का बना हुआ हल बनवाली से, हाथी के दांत की बनी स्केल लोथल से, सीप से बनी हुई स्केल मोहनजोदड़ो से, कांसे की डांस करती हुई नारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद हो जाएंगे, ये टेबल है जिसमें उस कहाँ स्थित है, किसने खोज की है, कब की है, कौन सी नदी के किनारे ये प्रमुख नगर आ जाते हैं, है ना। तो ये बन जाता है। लास्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जब इतनी विकसित थी तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अपने अलग अलग मत दिए हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो गई तो इसलिए तहस नहस हो गई। गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि बाहरी लोगों ने आक्रमण कर दिया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए नष्ट हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एसआर राव कहते हैं कि बाढ़ आ गई। ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया। एमआर साहनी, आरएल रेक्स ये कहते हैं कि जल प्लवन यानी पानी बढ़ गया, यानी बाढ़ आ गई दूसरे शब्दों में। यूआर कैनेडी ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं आ गई होंगी। यानी कहीं ना कहीं हमें इशारा यही मिलता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, सब कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आई, तो इस वजह से ये चीजें हो गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक लेक्चर में हो गई खत्म। आप कितनी देर में कर पाओगे? कितनी देर में कर पाओगे? मैं इसके नोट्स आज ही भेज दूंगा, कल पूछ लूंगा। ऑब्जेक्टिव इसमें 20 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा सबसे पहले, उनके आंसर देने हैं, देन आगे चलेंगे, है ना। पॉलिटी के टेस्ट के लिए तो आप रेडी रहो ही। बेनिफिट ये मिलेगा, इसको दोबारा से कानों में लगा के हेडफोन सुन लेना, शाम तक फिर से याद हो जाएगा। नहीं, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे आर्य। उनको पढ़ने के बाद फिर हमारा जो सिलेबस में दिए ना, वेद, पुराण, पंचयज्ञ, वो सब इसी में धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे।